स्क्वायर के ऊपर 4 मासेस है। वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था, दैट इज अबाउट कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट रिंग, क्या होता है रिंग का फोर्स? व्हेरी गुड। तुम्ही एवढे भारी आन्सर दिले, माझा दिवस पण खूप भारी जातो, कळाला ना? त्यामुळे असं रोज अभ्यास करा बेटा, तुम्हालाही भारी वाटेल आणि मलाही भारी वाटेल, ठीक है? चला नेक्स्ट। उसके बाद कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट एग्जांपल आता है दैट इज रॉड। रॉड की वजह से फोर्स, देन ड्यू टू रिंग एल स्क्वायर। उसके बाद में न्यूटन का शेल थ्योरम। उससे पहले एक पॉइंट, दो मासेस प्लेस किए, पॉइंट एट विच फोर्स विल बिकम जीरो एट ए डिस्टेंस रूट ऑफ m1 अपॉन रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2 इंटू डी। उसके बाद में न्यूटन के शेल थ्योरम में क्या था, हॉलो स्फीयर है, आउटसाइड पॉइंट फोर्स gm अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर है तो gm अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड है तो जीरो। उसके बाद में सॉलिड स्फीयर है, आउटसाइड है तो gm अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर है तो कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड है तो इंटू आर डैश बाय कैपिटल आर, इसलिए अगर सेंटर में प्लेस करेंगे तो जीरो, ठीक है? तो दिस ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस पे एट हाइट एच पे जी एच इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, या फिर जी एच इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। देन वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, क्या था, जी डी इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। जब डी इक्वल्स टू आर होगा मतलब पॉइंट सेंटर पे होगा तो जी विल बिकम जीरो, ठीक है? उसके बाद में वेरिएशन ड्यू टू शेप, क्या था, जी पी इज ग्रेटर देन जी ई, जी पी माइनस जी इक्वल्स टू 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। ड्यू टू रोटेशन के लिए क्या, शेप म्हटलं की फक्त रेडियसचा डिफरन्स, रोटेशन म्हटलं की जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, जहाँ पे फाई का मतलब लैटिट्यूड होता है, ठीक है? अगर इक्वेटर पे बॉडी को वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करना है तो 1/800 रूट ऑफ जी बाय आर, या फिर वेरी गुड, टाइम पीरियड होगा 1.4 आवर 84 मिनट्स, वेरी गुड, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि अगर वहाँ पे डिफरेंस देखेंगे पोल एंड इक्वेटर पे नेट कितना होता है 0.052, ड्यू टू शेप बोलेंगे तो 0.018 एंड ड्यू टू रोटेशन होगा तो 0.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद में एब्सोल्यूट डिक्रीज अगर हाइट की वजह से हो रहा है तो 2gh अपॉन आर, अगर डेप्थ की वजह से हो रहा है तो dg बाय आर, ठीक है? एंड वहाँ पे फ्रैक्शनल करना है तो फिर g से डिवाइड करेंगे, जी कट होगा, एंड अगर परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि ए प्रोपोर्शनल टू होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ग्राफ होगा पैराबोला। उसके बाद में 3.3 इक्वेटर पे रखेंगे और थर्ड पॉइंट पे चाहिए तो रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ यप रहेगा, ठीक है? रॉड की वजह से इंटेंसिटी पूछेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला है, मास से डिवाइड करेंगे। रिंग की वजह से पूछेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला है, मास से डिवाइड करेंगे, है ना? देन सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से पूछेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला है, मास से डिवाइड करेंगे। बस वहाँ पे एडिशनल क्या था, डिस्क की बात, क्या था डिस्क में, 2gm अपॉन वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ, वेरी गुड। फिर आते स्पीयर्स, अगर हॉलो स्पीयर है तो आउटसाइड जीएम अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे जीएम अपॉन एंड इनसाइड पे जीरो, माइनस माइनस। अगर सॉलिड स्फीयर है तो आउटसाइड जीएम अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे जीएम अपॉन, इनसाइड है तो जीएम इंटू आर डैश बाय कैपिटल माइनस माइनस माइनस। फिर उसके ग्राफ भी देखे थे, ठीक है? तो यहाँ पे इंटेंसिटी खत्म हो गई। उसके बाद में आता है पोटेंशियल, क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट मास, मतलब माइनस ऑफ जीएम अपॉन आर। और उसके बाद में फिर से एप्लीकेशन, पॉइंट मास की वजह से जीएम अपॉन आर माइनस ऑफ जीएम अपॉन आर, ठीक है? मतलब हर बार जो फोर्स के फॉर्मूले थे उससे क्या करना है, मास से डिवाइड करना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। फिर वही एप्लीकेशन रिंग के लिए, रॉड के लिए, डिस्क के लिए। हॉलो स्फीयर की केस में क्या होता है, एक चेंज है बस, कौन सा, हॉलो स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल रिमेन्स सेम एवरीवेयर, कितना, माइनस ऑफ जीएम अपॉन कैपिटल आर। लेकिन सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल बनेगा माइनस ऑफ जीएम इन ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर अपॉन 2r का क्यूब, एंड उसके ऊपर से फिर सेंटर में जाएंगे तो आर डैश विल बिकम जीरो, एंड सेंटर पे होगा 1.5 टाइम्स ऑफ वी एट सरफेस, ठीक है? तो पोटेंशियल खत्म होने के बाद लास्ट पॉइंट देखा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, कितनी होती है, माइनस ऑफ जीएमएम अपॉन आर, और वहाँ पे स्क्वायर नहीं, फक्त आर, ठीक है? फिर वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज कैलकुलेट करने के लिए फाइनल माइनस कितना था, चेंज जीएमएम इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन, फिर अगर बॉडी सरफेस के अर्थ के ऊपर है उसको हाइट एच पे लेके जा रहे हैं तो चेंज कितना होता है, या फिर mgh इंटू आर अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच।
लेकिन एच इज मच लेस देन आर है तो एम जी। उसके बाद में वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो द बॉडी एट आई डी एच वी इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाय आर। वेरी गुड, ठीक है। देन एच चाहिए वी से तो वी अपॉन माइनस वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इतनी बातें डिस्कस की थी। बाइंडिंग एनर्जी भी हो गई थी। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू गेट फ्री फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। कितनी थी बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? ये बघा, बाइंडिंग है तो प्लस होगा GMM अपॉन आर, जिसमें कैपिटल G का मतलब कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कितनी होती है 6400 किलोमीटर। हो गया। उस बॉडी को अगर हमें फ्री करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ m v स्क्वायर। दोनों के इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? पहले एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू गेट फ्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी व्हिच इज गिवन बाय VE इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन r, रूट ऑफ 2gm अपॉन r, रूट ऑफ 2gm अपॉन r। ठीक है, लास्ट पॉइंट यही था। क्या देखा था लास्ट पॉइंट में? एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू VE रूट ऑफ 2gm अपॉन r। r कुठला? कैपिटल की स्मॉल? कैपिटल, क्योंकि हम एस्केप कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब इसमें वैल्यू पुट करके हमें अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी चाहिए। तो देखो स्क्वायर रूट में 2 इंटू जी कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 6.67 इंटू 6 मतलब आता है 40.02, 40 का डबल आएगा 80, तो ये बनेगा 80.04 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू प्लस 6 ऊपर आके -6 -11 -17 प्लस 24 प्लस 7, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VE इक्वल्स टू 80 मतलब 8, 6.4 अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो रहो दिया 6.4 या फिर इसको 80 रहने दो। ठीक है, ये कितना है 10 की पावर 7 है। बट इसको अगर मैं 64 कर दूंगा तो क्या होगा 10 की पावर -1 ऊपर आके +1 बनेगा। मतलब सेम एक्सप्रेशन VE विल बी इक्वल्स टू कितना होगा 80 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 10 टू द पावर 8। अब 80 का मतलब 81 कंसिडर कर सकते हैं हम, रूट ऑफ 81 9, 64 का मतलब कितना आएगा फिर 8 ही आएगा। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर तो इसके वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 9/8 1.12, मतलब ये बनेगा हे लक्षात ठेवायचा आहे नंबर। व्हाट इट मीन्स? या फिर अगर किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेक देंगे तो कळलं ना? कोणात जर जास्त राग आला तर काय करायचं? जास्त काहीच नाही करायचं, धरून फेकून द्यायचं एवढ्या वेलोसिटी। काय खुशी क्या होगा फिर? बॉडी विल गेट एस्केप। 11.2 काय कळतं का? किलोमीटर पर सेकंद आहे। आपण गाड्यांची स्पीड मोजतो दॅट विल बी इन किलोमीटर पर आवर होता है, कळालं ना? हे जर किलोमीटर पर आवर मध्ये असतं 11 तर चालती गाडी डायरेक्ट एस्केप मूनवर है ना। चलो फिनिश्ड। नेक्स्ट,
अब देखो एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था एस्केप वेलोसिटी का मतलब रूट ऑफ 2gm अपॉन कैपिटल आर। बट अब यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने स्मॉल g का फॉर्मूला देखा था, क्या होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर gm अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से कैपिटल G कैपिटल M को हम g इंटू आर स्क्वायर इससे रिप्लेस कर सकते हैं। एस नो, ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एस्केप वेलोसिटी कितनी मिलेगी, फिर देखो रूट ऑफ 2gm मतलब बना 2gr स्क्वायर अपॉन कौन है r, एक आर कट होके एस्केप वेलोसिटी बन गई रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू आर। अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, मतलब अर्थ के लिए तो मालूम होगा, लेकिन अगर बोलेंगे कि मून के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के 1/6 है, तो वहां पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, उसका मतलब हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी इंटू आर, क्योंकि जी चेंज होगा। अगर बोला कि आर कांस्टेंट है, क्योंकि मून का आर डिफरेंट है तो वो आर के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन और कोई प्लैनेट बोला है कि जिसमें अगर बोला है कि रेडियस कांस्टेंट है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, वी ई प्रोपोर्शनल टू ओनली रूट ऑफ जी, एंड इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑन द सेकंड प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑन फर्स्ट प्लैनेट इक्वल टू क्या रहेगा, g2 बाय g1, एंड रेडियस भी वैरी हो रही है तो इंटू r2 बाय r1, तो इसमें वैल्यू पुट करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कब, अगर डेटा गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन अगर एज यूजुअल मास एंड रेडियस के रिलेशन दिया तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में होता था एस्केप वेलोसिटी ऑन सेकंड प्लैनेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑन फर्स्ट प्लैनेट विल बी इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 इंटू r1 अपॉन r2। मतलब दो प्लैनेट का अगर कंपैरिजन दिया है तो हमें इस तरह का इक्वेशन रिलेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। हे का हेच का त्याच्यावर काही नाही ना, हेच का, ओके। जेव्हा आपल्याला डेटा इन टर्म्स ऑफ ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी दिला असेल, कल्याणी तुला बोर्ड दिसत नाही, मग काय दिसतंय बेटा तिथं, काय एलियन विलियन दिसतात काय, चलो हो गया। इथं का इफ आर इज कॉन्स्टंट, आर जर त्यांनी कॉन्स्टंट म्हटलं असेल तर तो कॅन्सल होईल ना, रात्री जास्त केला का अभ्यास, एवढा पण नका करू, सकाळी जाग नाही येणार असं। चलो नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू गेट एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ये अर्थ के लिए। ठीक है, अभी स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्लॅनेट विल हॅव ॲटमॉस्फिअर, प्लॅनेट कळतं काय असतं प्लॅनेट म्हणजे, व्हेरी गुड। ठीक आहे, किती प्लॅनेट आहेत आपले, आपला एकच आहे, बरोबर आहे की नाही, आपल्या सराउंडिंगला किती आहेत, पहिला मून है ना, नाही मून प्लॅनेट नाही आहे, सॅटेलाइट आहे, कसं काय, काय डिफरन्स तो सॅटेलाइट आणि मूनमध्ये प्लॅनेटमध्ये, सॅटेलाइट प्लॅनेटचा असतो आणि प्लॅनेट सनचा असतो, बरोबर आहे का, असंच आहे ना, मून अर्थच्या सराउंडिंगला रिव्हॉल्व करतो आणि तो आपला आहे, बरोबर आहे, बट अर्थ सारखे जे पण बॉडीज आहे सनच्या सराउंडिंगला रिव्हॉल्व करतात ते कोण आहे, मग प्लुटो काय आहे, डॉर्फ का डॉर्फ प्लॅनेट,
काय भानगड असते डॉर्प? काय गायब झालाय? कुठं फिरायला गेला काय? हो, अगोदर एक्झिस्ट करत होता, पण आता का नाही करत? आणि तुला अर्थ काय वाटलं मग? सर्क्युलर वाटलं काय? म्हणून त्याला आपण काढून दिलं का? ग्रुपमध्ये नाही ठेवलं आपल्या? ही मिसअंडरस्टँडिंग आहे बेटा. प्लॅनेटमध्ये आणि प्लुटोमध्ये बाकीच्या प्लॅनेटच्या दुसऱ्या डायरेक्शनमध्ये फिरतो. असं कुठं वाचलं तू? ठीक आहे, राईट डाऊन. प्लॅनेट विल हॅव ॲटमॉस्फिअर. प्लॅनेट विल हॅव ॲटमॉस्फिअर. कधी असेल प्लॅनेटला ॲटमॉस्फिअर? वेन RMS velocity of atmospheric gases, RMS velocity. RMS का मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है. अपन एवरेज घेतो ना 1 + 2 + 3 V1 + V2 + V3 अपॉन 3. तर गॅसेस मॉलिक्यूलच्या केसमध्ये आपण त्यासाठी एक डिफरंट प्रोसेस फॉलो करतो. स्क्वेअर रूट लेते हैं और उसमें V1² + V2² + V3² अप टू Vn² अपॉन n करते हैं. तो ये क्या हो गया? रूट में स्क्वेयर का मीन, मतलब रूट मीन स्क्वेयर. काय लिहिलं? प्लॅनेट विल हॅव ॲटमॉस्फिअर इफ RMS वेलॉसिटी ऑफ ॲटमॉस्फेरिक गॅसेस इज लेस than escape velocity. लेस than escape velocity. करते रिलेशन? मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑलवेज मोशन में होते, मतलब उनके पास क्या है? वेलोसिटी है. बट उनकी वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा? सारे गैसेस एस्केप हो जाएंगे. बट ये एस्केप क्यों नहीं होते हैं? अगर किसी प्लॅनेट का एटमॉस्फेयर है मतलब उनके गैसेस की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम होती है. कळालं? जसं की एटमॉस्फेयर कौन से प्लॅनेट के पास है? अर्थ. बरोबर. अर्थवर एटमॉस्फेयर आहे, मूनवर आहे का? असं का? याचा अर्थ कधी काळी मूनला पण ॲटमॉस्फेरिक गॅसेस होते, बरोबर. बट ते सगळे काय झालेत? एस्केप झाले. ठीक है. तो अर्थ के पास अभी भी है बिकॉज RMS वेलोसिटी इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी है. ठीक है. तो उसका कॉर्नर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हाँ, RMS म्हणजे झोपेत असते का? ॲव्हरेज निकालते ना अपन, एवरेज. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का मीन निकालना है तो वो क्या होगा? V1 + V2 + V3 + अप टू Vn अपॉन n. ये क्या होता है? मीन होता है, एवरेज होता है, बरोबर. अगर मैं यहाँ पे ये मीन निकालूंगा स्क्वायर का तो ये क्या बनेगा? या फिर ये V मीन निकालना है स्क्वायर का तो मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी? V1² + V2² अप टू Vn डिवाइडेड बाय n. कहते का? स्क्वायर किया तो मीन फॉर स्क्वायर. उसके बाद में अगर रूट लेंगे तो क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर V1² + V2² अप टू Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर. कळलं? ठीक है. ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थर्मल सेक्शन में हमें डिटेल में पढ़ना है. ये नहीं लिहिले तरी चालेल. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा था? प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर इफ. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? इसका कॉर्नर स्टेटमेंट क्या होगा? वेरी गुड. सो राइट डाउन. प्लैनेट विल हैव और विल नॉट हैव. प्लैनेट विल नॉट हैव एटमॉस्फेयर इफ इट्स RMS वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी. मतलब सारे गैसेस क्या हो जाएंगे? एस्केप हो जाएंगे. Planet will not have atmosphere if its RMS velocity is greater than escape velocity.
Next, if a body is projected from the surface of earth, if a body is projected from the surface of earth with velocity v, with velocity v, with velocity v such that v is less than ve, v is less than ve, क्या होगा फिर? v लेस देन ve मतलब एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया था, क्या होगा? इट विल अटेन सर्टन हाइट एंड विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगेन. राइट डाउन. It will attain certain height and will fall on the surface of earth. Next, if body is projected with velocity, if body is projected with velocity which is greater than or equal to, which is greater than or equal to escape velocity, if a body is projected in the space with velocity which is greater than or equal to काय escape velocity, then क्या होगा? Body will escape from surface of earth and will travel in the space, with resultant velocity of, कितनी है resultant velocity? स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर. मतलब किसी बॉडी को आपको बोला है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर से प्रोजेक्ट किया है विथ रिजल्टेंट वेलोसिटी विच इज 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी. इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, तब जब वो ग्रेविटी के बाहर जाएगी तब उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? करा कैलकुलेट. क्या होगा? रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ r. असं येईल का? स्क्वेअर है ना, तो v का स्क्वेयर कितना बनेगा? 4 स्क्वेयर 16 v स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर 15 v स्क्वेयर, मतलब रूट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ ve. ये भी रहेगी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. नहीं कर रहा. वी आर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर. तो वी कितना है? 4r का स्क्वायर मतलब 16 टाइम्स ऑफ वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ वी का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ वी. दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट, स्टार मार करके, escape velocity of the body, escape velocity of the body is independent of, escape velocity of the body is independent of mass of the body. Escape velocity is independent of mass of the body to be projected. म्हणजे आपल्याला कुत्र्याला प्रोजेक्ट करायचं आहे का हत्तीला प्रोजेक्ट करायचं, फरक पडत नाही. सगळ्यांसाठी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? सेम होगी. कितनी रहेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. बट याचा अर्थ असा नाही की मग आम्ही डाउनवर्ड 180 डिग्री प्रोजेक्ट करतो, कळालं ना? असं नाही, जमिनीत प्रोजेक्ट करून चालणार नाही. ठीक है, बाकी किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके वेलोसिटी विल रिमेन सेम. असं का? कारण फॉर्म्युल्यामध्ये कुठे थिटाची टर्मच नाही आहे,
क्वेश्चनमध्ये थिटा दिला तरी पण तो आपल्याला कुठे पुट करावाच लागणार नाही, कारण कुठे फॉर्म्युल्यामध्ये येतच नाही, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ angle of projection. Clear है? So this is all about escape velocity. Now write down next point. Black hole. Black hole क्या होता है? ब्लैक होल मतलब माहिती है का? ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल हाँ, इथंच आहे तुम्ही, म्हणूनच इथंच आहे तुम्ही. हां राम, ब्लॅक होल मतलब काय आहे? ऐकले कधी? काय ऐकले मग? व्हेरी गुड. कसं काय माहिती यशवंत तुला? स्टँडअप काय काय माहिती सांगा अजून? एवढंच माहिती आहे? बरं, अजून अजून कोणाला आयडिया आहे ब्लॅक होलच्या अबाउट? नाही. शुभम काय म्हणतो? सनी रंग गोरा रंग काळा याच्यातून बाहेर पडा रे बाळांनो, किती दिवस तोच विचार करणार. ब्लॅक होल मीन्स व्हॉट? हेवी इंटरस्टेलर बॉडी. कळालं का? म्हणायला आपण ब्लॅक होल म्हणतो पण ते होल नाही आहे, कळालं ना? इट्स अ ह्यूज इंटरस्टेलर बॉडी, हेवी इंटरस्टेलर बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ट्रेमेंडसली हाई. कितना हाई? इवन लाइट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस, लाइट कैन नॉट एस्केप. पढ़ का? लाइट को भी वो एस्केप होने नहीं देता है, इतनी ग्रेविटी वहाँ पे स्ट्रांग है. कहते का? इसलिए एक बार वहाँ पे लाइट चली गई मतलब लाइट वहाँ पे इंसिडेंट हो गई, वापस ही नहीं आ रही है. एंड हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है? लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके फिर आइज में इंटर करती है, ठीक है. लेकिन वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके कुछ आता ही नहीं है, तो हमें ऑब्जर्व ऐसे होता है कि वहाँ पे कुछ तो मतलब होल है ब्लैक पोर्शन का, एंड उसके सराउंडिंग में फिर अदर प्लैनेट स्टार जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन एक सेंटर का जो पार्ट होता है वो दिखता ही नहीं है. इसका मतलब वहाँ पे ऐसे लगता है हमें कि वो होल है, बट है क्या? इट्स ए ह्यूज बॉडी, बट वो हमें दिखती नहीं है, मतलब वहाँ पे ब्लैक है ऐसे हमें ऑब्जर्व होता है, इसलिए उसको ब्लैक होल बोला जाता है. ठीक है. तो ये ब्लैक होल के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट हम बोलते हैं कि ब्लैक होल इज द हेवी और लार्ज और ह्यूज इंटरस्टेलर बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ विच एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. कारण आपल्याला नोन असणाऱ्या वेलॉसिटीमध्ये हाईएस्ट वेलॉसिटी लाइटची है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इसलिए ब्लैक होल पे जाने के बाद वापस नहीं आ सकते. ठीक है, कळलं ना? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड. जाऊ शकतो का आपण ब्लॅक होलमध्ये? जाऊ शकतो. इंटरस्टेलरमध्ये गेलो आहे, वापस नाही येऊ शकतो. इंटरस्टेलर बघितला आहे का? किती लोकांनी बघितला आहे? बाकीचे आता नका बघू बेटा, नंतर मी लिस्ट देईल तुम्हाला एकदम भारी भारी पिक्चरची. भारी भारी इन द सेन्स जे सायंटिफिक आहे आणि तुम्हाला करिअरमध्ये खूप जास्त यूजफुल असणार आहेत पुढं. सो मॅट्रिक्सबद्दल पण मी सांगितलं आहे अगोदर. चलो नेक्स्ट हो गया. एस्केप वेलोसिटी अगर उसके सरफेस के ऊपर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो उस केस में क्या होगा? बॉडी ब्लैक होल बन जाएगी. खड़ा लगा? तो अगर अर्थ को ब्लैक होल बनना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? अर्थ को ब्लैक होल बनना है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एस्केप वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चाहिए. मतलब क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? √gm/r इक्वल्स टू रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अब अर्थ का मास तो चेंज नहीं होगा, g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो वेरिएशन किस में आ सकता है? सिर्फ रेडियस में. अगर अर्थ को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेडियस कम करेंगे, तो उसके बाद ये वेलोसिटी अटेन हो सकती है. ठीक है. तो रेडियस को वैरी करने के लिए दोनों साइड में हम अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2gm/r इक्वल्स टू 9 × 10⁻16. स्क्वायर किया बस दोनों साइड में. अभी सिंप्लीफाई करके हमें r कैलकुलेट करना है, तो r इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 × 40 × 10⁻+24 - 11 अरे +13 डिवाइडेड बाय
9 इंटू 10⁻60। क्लियर है? तो ये कैंसिल होके कितना बना, 9 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। कळतं का, 9 मिलीमीटर। इफ दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, कळतं का, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ म्हणजे दिस इज द साइज ऑफ अर्थ। अगर अर्थ इतनी छोटी बन जाएगी तब क्या होगा, अर्थ विल बिकम ब्लॅक होल। कळालं? ब्लॅक होल काय असतं अंदाज येतोय का मग? गेली हे हे अर्थच्या बाबतीत आपण बघितलं बरोबर, बट ऑलरेडी जे एक्झिस्टिंग ब्लॅक होल आहे ते सनपेक्षा 1000 टाइम्स 20,000 टाइम्स लॅक टाइम्स हेवियर आहे, मोठे आहेत। कळालं ना? मग ते ॲक्च्युअल कॉम्प्रेस करण्या अगोदर किती मोठे असतील ते आपल्याला आयडियाच नाही आहे। आताच्या कंडिशनमध्ये सन जेवढा आहे का त्या 1000 टाइम्स मोठे आहेत ब्लॅक होल। कळालं ना? एवढी मोठी अर्थ आहे, ब्लॅक होल होण्यासाठी एवढीशी बनणार आहे, आणि ते जर आता एक्झिस्टिंग स्टेटमध्ये सनपेक्षा 1000 टाइम्स ग्रेटर आहे, हेवियर आहे, तर ते कॉम्प्रेस करण्या अगोदर कसे असतील ते तू विचार कर बेटा। क्लिअर आहे? ब्लॅक होल म्हणजे कसं असतं बघा, आपली जी अर्थ आहे त्यालाच आपण आपलं वर्ल्ड म्हणतो। कळालं ना? वर्ल्डमध्ये मून येत नाही, वर्ल्डमध्ये प्लूटो येत नाही, नेपच्यून येत नाही, ठीक आहे। आपली अर्थ म्हणजे आपलं जग आहे। कळालं? उसके बाद में अर्थ इंक्लूडिंग 8 प्लॅनेट्स, 7 रिमेनिंग प्लॅनेट्स, 1 डॉर्फ अँड सन, याला काय म्हणतो आपण, सोलार सिस्टम म्हणतो, ठीक है। ऐसी लैक्स ऑफ सोलार सिस्टम कंबाइन होके क्या बनती है, गॅलेक्सी। क्या बनती है, गॅलेक्सी। कधीतरी संध्याकाळी लाईट गेली असेल, वर आकाशात बघितलं की नदी वाहताना दिसते वर, म्हणजे एक व्हाईट असं नदीसारखं किंवा एक लाईट चालला आहे असं स्ट्रेट लाईन पाथमध्ये दिसतो आपल्याला, दॅट इज नथिंग बट गॅलेक्सी, ज्याला काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये आकाशगंगा, ठीक है, दैट इज गैलेक्सी। एंड ऐसी फिर से लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ गैलेक्सी कंबाइन होके बनता है यूनिवर्स। अब तक यूनिवर्स की बात चल रही थी, लेकिन अभी मल्टी यूनिवर्स भी आ रहा है। कळलं लगा? हाँ, यूनिवर्स म्हणजे ब्रह्मांड। हे किती मोठं आहे इमॅजिन करू शकता का? आपली अर्थ आहे का, तेवढंच आपलं वर्ल्ड आहे। अर्थ, बाकी जो प्लॅनेट आहे, आत्ता मार्सवर आपण स्पेसक्राफ्ट पाठवले, रोवर्स पाठवले, रोबोट पाठवले फक्त, वो छोड़ के सारे प्लैनेट्स एंड सन को मिला के बनती है एक सोलार सिस्टम। इसे लैक्स ऑफ सोलार सिस्टम को जो कंबाइन करके रेगुलेट कर रही है वो बनती है गैलेक्सी। एंड ऐसे फिर से लैक्स ऑफ गैलेक्सी कंबाइन होके बनता है यूनिवर्स। कळलं ना? तो हमारा अर्थ का म्हणजे अर्थ आणि अर्थवर लाईफ सायकल कशी इवॉल्व झाली, कशी जनरेट झाली, इससे रिलेटेड बेसिकली 2 थियरीज थी। फर्स्ट थियरी एज पर एक्सप्लेन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उनका बोलना था कि ये ब्लैक होल होता है। हाँ, स्टीफन हॉकिंग, वेरी गुड, उसने एक्सटेंड किया आइंस्टाइन की थियरी को, गुड। तो ये ब्लैक होल होता है सबसे पहले। फिर ब्लॅक होल का काम क्या है, हे स्टडीच्या सिलेबसच्या कंडिशनमध्ये आपण बघितलं की उसके ऊपर से लाइट भी एस्केप नहीं हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ब्लैक होल को डिफाइन ऐसे किया गया है, उसकी ग्रेविटी इतनी इमेंस होती है कि वो बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करती है, बॉडी को ही ब्लैक होल बना देती है। तो छोटा सा ब्लैक होल अर्थ एवढा अपन जर प्रोड्यूस केला और ये ब्लैक होल की ग्रेविटी में सपोज ये पेन आ गया, तो ये पेन इटसेल्फ विल बिकम ब्लैक होल। फिर पेन के बाद क्लासरूम विल बिकम ब्लॅक होल, ब्लॅक होल, ब्लॅक होल, ब्लॅक होल, पूर्ण अर्थ ब्लॅक होल। मग अर्थ मूनला पण उडून तो ब्लॅक होल, सगळ्या प्लॅनेट्सला उडून तो पण ब्लॅक होल, सनला उडून तो पण पटपट पटपट मोटा 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 ब्लैक होल हो जातो है ना, एकदम कम टाइम में, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ होता है। एंड उसकी सबको अट्रैक्ट करके फिर कंबाइन करके रखने की जब एबिलिटी खत्म होती है वो एक्सप्लोड होता है। फिर एक्सप्लोजन के बाद में क्या होता है, जसं गोटे असतात मार्बल है ना, 5-6 हातामध्ये घेतल्या आणि फेकल्या की ते एक पर्टिक्युलर पॅटर्नमध्ये जातात, ठीक है। सेम वे ये सारे प्लैनेट जो ब्लैक होल ने खाऊन टाकले होते, एक्सप्लोजन के बाद में उनको फेंक देता है, और फेंकने के बाद में क्या होगा, बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया, जिस डायरेक्शन में उनकी मोशन थी वो वही मोशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे प्लैनेट की सिस्टम सन के सराउंडिंग में उसी तरह से है। मतलब ये आइंस्टाइन स्टीफन हॉकिंगची थेरी सांगते की एक काळ असा होता की सनमध्ये सगळे प्लॅनेट्स होते एज ए ब्लैक होल, उसके बाद में एक्सप्लोजन हो गया, सन के ऊपर सारे प्लैनेट फेंक दिए गए, एंड एक्सप्लोजन में जो प्रोसेस स्टार्ट हुई हाइड्रोजन हीलियम का कन्वर्जन, वही अब तक चल रहा है, और वहाँ से लाइट एनर्जी मिलती है, सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी सोलर सिस्टम का मतलब, गैलेक्सी का मतलब यूनिवर्स का
क्रिएशन हुआ था असं यांची थेरी सांगतो, ठीक आहे. बट दूसरी थेरी आहे डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस अँड डॉक्टर पीटर हिग्स, जो बोलते की असं काही नाही आहे, युनिवर्स इज क्रिएटेड अँड कंट्रोल्ड बाय गॉड, आणि हे सायंटिफिकली प्रूव्हन आहे, ठीक आहे. त्यामुळे लिहून घ्या. नेक्स्ट राईट डाऊन. नेक्स्ट पॉईंट गॉड्स पार्टिकल वगैरे बघू नंतर का तरी, पुढचे पॉईंट्स बाकी आहेत आपले अजून. एस्केप वेलॉसिटी क्लियर है. फिर एस्केप वेलोसिटी रिलेटेड सारे पॉइंट्स. नेक्स्ट सैटेलाइट. क्या होता है सैटेलाइट, मतलब व्हाट इज सैटेलाइट? एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. फिर अगर नेचुरल सैटेलाइट है तो, एंड आर्टिफिशियल है तो, ठीक है. देखो सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है फिर सेकंड स्टेज होती है, एंड सेकंड स्टेज के टिप के ऊपर क्या होता है, सैटेलाइट होता है, ठीक है. जनरली इस तरह का डिज़ाइन होता है, आता है प्रत्येक वेळी चेंज होता है, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट स्टेज है, उसके ऊपर सेकंड स्टेज होती है, एंड सेकंड स्टेज के ऊपर क्या होता है, सैटेलाइट को हम प्लेस करते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रॉकेट है, रॉकेट मतलब लॉन्चिंग व्हीकल्स, लॉन्चिंग व्हीकल्स मतलब रॉकेट जिनका काम है सैटेलाइट को लॉन्च करना, कहाँ पे, ऑर्बिट में, स्पेस में, ठीक है. तो ये जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होती है, बेसिकली हम उसको इन जनरल रॉकेट बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी बेसिक कंडीशन में दो स्टेजेस होती है. फर्स्ट स्टेज में भी फ्यूएल है, सेकंड स्टेज में भी फ्यूएल है, एंड दोनों के ऊपर क्या होता है, एट द टिप में सैटेलाइट प्लेस करते हैं हम, ठीक है. तो उसको वर्टिकली प्लेस करने के बाद हम इग्नाइट करते हैं. इग्निशन के बाद क्या होगा, उसके अंदर का जो फ्यूएल है वो बर्न होगा, उसका कंजम्पशन होगा, फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसलिए उसको हम नोजल से बाहर फेंक देंगे. तो क्या होगा, ये अपलिफ्ट होता जाएगा, और अपलिफ्ट होके एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद इसके फर्स्ट स्टेज का फ्यूएल खत्म हो जाएगा. फ्यूएल खत्म होने के बाद हम इसको डिटैच करके फेंक देंगे. इसको डिटैच करने के बाद फिर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे. 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद सेकंड स्टेज को इग्नाइट करेंगे. सेकंड स्टेज इग्नाइट करने के बाद ये प्रोवाइड करेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी. लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड तो की, लेकिन हमारी अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है. तो हमने सर्कुलर मोशन में देखा था कि किसी बॉडी को अगर सेंट्रल फोर्स के अगेंस्ट टेंजेंशियल वेलोसिटी हम प्रोवाइड करेंगे तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. जैसे कि स्ट्रिंग है, स्टोन कनेक्ट किया, उसको हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रहे हैं एंड खींच रहे हैं. दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, मतलब सेंट्रल फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर, एंड उसके बाद वेलोसिटी है अलॉन्ग टेंजेंट. तो वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. इसी तरह से सैटेलाइट एक बार ऑर्बिट में सेट हो गया तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है. तो ये होती प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट. कळलं. चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. और ये लॉन्चिंग व्हीकल जो होती है रॉकेट, इसमें फ्यूल कौन सा होता है, हाँ कौन सा होता है फ्यूल. देखो सपोज दिस इज अर्थ, और ये अर्थ के सरफेस के ऊपर से हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया है फ्रॉम दिस पॉइंट. तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, एच इतने हाइट तक ये सैटेलाइट ट्रैवल करेगा ड्यू टू फर्स्ट स्टेज. उसके बाद में हमें क्या करना है, उसको 90 डिग्री से रोटेट करना है. रोटेट करने के बाद सेकंड इंजन इग्नाइट करने हैं. इग्नाइट करने के बाद उसको एक्सेलरेट करना है, सो दैट हम इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करके इस पाथ के अलॉन्ग लेके जा सके, ठीक है. ये होता है सर्कुलर पाथ. लेकिन प्रैक्टिकली ये हर बार हमसे पॉसिबल होता नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में क्या हुआ कि जो वेलोसिटी हमने सैटेलाइट को दी थी वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो गई. अब क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या, ऐसी वेलोसिटी जो ऑर्बिट को सर्कुलर पाथ पे घुमाएगी, ठीक है, उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. की यहाँ पे काय झालं इथं, की थोडंसं इमॅजिन करा, इथं बसून आपल्याला काय करायचं आहे, जे 2000 किलोमीटरवर रॉकेट गेलं आहे, फर्स्ट स्टेज डिटॅच करायची आहे. ती डिटॅच करून झाल्यानंतर त्याला 90 डिग्री रोटेट करायचं आहे. रोटेट केल्यानंतर सेकंड इंजिन इग्नाइट करायचं आहे. वो हो जाएगा. कसं हो जाएगा, सिंपल मेकॅनिझम असतं, ठीक आहे ना. याचं फ्युएल संपलं की मास लिमिट असते, त्या मासपेक्षा कमी मास झालं की त्याला पकडून ठेवणारे जे हुक्स असतात ते फ्री होतात. ते फ्री झाले म्हणजे वेगळ्या डिझाईनमध्ये वेगळं असतं बरं काय, प्रत्येक वेळी असंच नाही. तर तुम्ही एखादा व्हिडिओ बघणार टेस्लाचा नाही, स्पेसएक्सचा,
आणि तिथं काहीतरी वेगळं बघितलं, नाही सर तिकडं तर असं झालं होतं, ठीक आहे. बच्चे मैं जनरल मैकेनिज्म बोलता हूँ आपको, ठीक है ना. या प्रोसेस किती सिंपल असतात बाय इंजीनियरिंग, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे हुक्स होते हैं, मास लिमिट खत्म हो गई, म्हणजे सपोज MT का मास सपोज है 80 kg एंड विथ फ्यूल उसका मास था 600 kg. तो जब उसका मास 80 kg बन जाएगा, जो हुक्स थे वो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएंगे. हुक्स फ्री हो गए मतलब नीचे की जो स्टेज है वो निकल जाएगी. वो निकलते टाइम एक कनेक्शन देंगे सेकंड स्टेज को, जो क्या करेगा नीचे जाते टाइम उसको खींचेगा. खींचने के बाद क्या होगा, उसको रोटेट करने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करने की इंजन इग्नाइट हो जाएंगे. फिर वो क्या करेंगे, बस 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे, इंजन ऑफ हो जाएंगे. इंजन ऑफ हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर वहाँ पे एक नॉब होगा जो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही ओपन होगा. ओपन हो गया, स्पार्क इंड्यूस्ड होगा, स्पार्क होगा, सेकंड इंजन इग्नाइट हो जाएगा और वो हॉरिजॉन्टली चला जाएगा. मतलब इसमें कोई बड़ी डील नहीं. लेकिन जब सेकंड इंजन हमने इग्नाइट किया, उसके बाद में जो वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है उसके लिए हमें इंजन को एक्सेलरेट करना पड़ेगा. और वो एक्सेलरेट कितना करना है वो कंट्रोल हम यहाँ पे बैठ के करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है. तो उसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं. बेसिकली सुपर कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट थी वो स्पेस के लिए थी. तो वहाँ पे हमने इसको जो 90 डिग्री की 90 डिग्री के डायरेक्शन में जो स्पीड प्रोवाइड की थी, वो अगर थोड़ा सा कुछ मिसकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन एरर आ गया या फिर कुछ कम्युनिकेशन लैग आ गया, उसकी वजह से अगर लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, फिर लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई तो उस केस में क्या होगा, अर्थ पे डायरेक्ट फॉल नहीं होगा, वो ट्रैवल करेगा अलोंग दिस पाथ. कौन सा पाथ है ये सर्कुलर है. कौन तो सर्कल है सर, इलिप्टिकल पाथ. कौन सा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ. तो ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा एंड फिर से वापस आके अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर जाएगा. मतलब सैटेलाइट का प्रोजेक्शन फेल हुआ, ठीक है. उसके बाद में जब हमने इसको लॉन्च किया था, अगर लॉन्चिंग के टाइम जो वेलोसिटी प्रोवाइड की है वो अगर एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी हमने मेंटेन की, तो उस केस में क्या होगा, जो सैटेलाइट है इट विल परफॉर्म इट्स मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ. कब, अगर v इक्वल्स टू VC है तो. उसके बाद में अगर सेम वेलोसिटी अगर प्रोवाइड करते टाइम कुछ इस तरह से हो गई थर्ड केस में कि v जो है वो VC से ग्रेटर बट एस्केप वेलोसिटी से कम हो गई. एस्केप मतलब माहिती तुम्हाला, मतलब एस्केप से कम है, बस क्रिटिकल जो रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा है. तो अगेन ये सैटेलाइट क्या करेगा, उस केस में भी इलिप्टिकल पाथ के अलावा मूव हो जाएगा और अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा, ठीक है. उसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी, और गिवन वेलोसिटी अगर इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी हो गई, तो इसका मतलब सैटेलाइट को क्या करना पड़ेगा, अब एस्केप होना पड़ेगा. तो ये कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो करके क्या करेगा, एस्केप होगा फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. लेकिन बस एस्केप हो जाएगा, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा की वेलोसिटी नहीं होगी. लेकिन अगर हम उसको एस्केप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको जो वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे वो ग्रेटर रहेगी एज दैट ऑफ एस्केप वेलोसिटी. तो गिवन वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर है तब भी ये एस्केप ही होगा, बट एस्केप होते टाइम ये हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पे गाइडेड पाथ उसका रहेगा. मतलब हमें मालूम है उसको किस डायरेक्शन में सेंड करना है या फिर भेजना है, उसी डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा, ठीक है. दीज आर द 5 पॉसिबल केसेस इन द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट. क्लियर है, डन. तू मोबाईल आडवा कर कल्याणी, बोर्ड हाफ दिसतोय तुला. मंडे टेस्ट है बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. हाँ, ओनली ग्रॅव्हिटेशन. आणि काल वर्कशीट दिली होती बट काही लोकांनी प्रिपरेशनसाठी ती घेतली नव्हती, ठीक आहे. आज कलेक्ट करा. चलो हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट एंड 5 पॉसिबल केसेस. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी.
क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब? क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसको हम v सफिक्स c से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब? the minimum velocity the minimum velocity the minimum velocity that should be given minimum velocity that should be given to the satellite, minimum velocity that should be given to the satellite, so that minimum velocity that should be given to the satellite so that it can revolve around the earth into circular orbit, minimum velocity that should be given to the satellite so that it can revolve around the earth into circular orbit, उसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब कंडीशन क्या है देखो कि हमने सपोज h इतने हाइट पे ये सैटेलाइट लॉन्च किया है, यहाँ पे कैपिटल एम बनेगा मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम बनेगा मास ऑफ द सैटेलाइट, एंड ये r बनेगी रेडियस ऑफ अर्थ। तो सेंटर से इस ऑर्बिट की जो रेडियस रहेगी दैट विल बिकम स्मॉल r, एंड ये स्मॉल r इक्वल्स टू कितना रहेगा r प्लस एच। क्लियर है? तो अब अगर सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है तो उसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। सर्कुलर मोशन है मतलब क्या रिक्वायर्ड होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? gmm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे स्मॉल एम कैंसल, एक आर कट, तो vc यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू बन जाएगा रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r। क्या है? रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r, एंड यहाँ पे स्मॉल r का मतलब क्या होगा? रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस एच। यानी कि अगेन यहाँ पे सैटेलाइट को जो क्रिटिकल वेलोसिटी देनी है उसके मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, ये डिपेंड करेगी सिर्फ अर्थ के मास के ऊपर। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस एच। राइट डाउन। रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस एच। चलो हो गया, ये थी क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट, उसमें एक कंडीशन है कि इफ सैटेलाइट is revolving very close to the earth, अर्थ के अगर बहुत क्लोज सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? r प्लस एच जो है हम उसको नियरली इक्वल टू r कंसिडर करेंगे, एंड r प्लस एच को अगर हमने r कंसिडर किया तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी बनेगी? रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R बनेगी। ठीक है, अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे VC इक्वल टू रूट ऑफ G कितना है, M कितना है, R कितना है, तो वैल्यू पुट करके अगर डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली ये नंबर आता है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन इन जनरल हम इसका अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, दैट विल बी 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि सैटेलाइट अगर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो
तो उसकी रिवॉल्यूशन की वेलोसिटी कितनी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी बोर्ड पे ध्यान दो, थोड़े से इंपॉर्टंट पॉइंट्स आने वाले हैं, म्हणजे हे इंपॉर्टंट नव्हतं असं नाही, बट अजून इंपॉर्टंट कि अगर सैटेलाइट अर्थ के वेरी क्लोज रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में हमने देखा कि क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ gm/r होती है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 2gm/r होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू रूट ऑफ gm/r। लिखता येतं कसं, बट रूट ऑफ gm/r को हमने vc बोला है, यानी एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है √2 टाइम्स ऑफ vc। बट ये रिलेशन एप्लीकेबल है कब, ओनली इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। VE इक्वल्स टू होता है √2 टाइम्स ऑफ VC। VE इक्वल्स टू होता है √2 टाइम्स ऑफ VE का मतलब एस्केप वेलोसिटी, VC का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या रिलेशन इसमें, VE इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ VC। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले स्टार मार्क करके कि इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग very close to the earth, very close to the earth, then number 1, to escape its energy must be increased by 100%. Its energy must be increased by 100%. That is, इनिशियल एनर्जी अगर E है तो नेक्स्ट टाइम में एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में वेलोसिटी must be increased by 41.4%. Velocity must be increased by 41.4%. ये किसके लिए, सारी की सारी कंडिशन जब सॅटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है व्हेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये मस्ट है, ही दिला असेल तरच हे सगळं ॲप्लिकेबल है। क्या क्या है, देखो यहाँ पे रिलेशन होता है V इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ VC। मतलब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है एंड रिवॉल्व करते करते उसको गायब करना है, मतलब एस्केप करना है, तो हमें उसकी एनर्जी कितने टाइम बढ़ानी पड़ेगी, 100%। 100% से बढ़ाएंगे मतलब डायरेक्ट डबल करनी पड़ेगी। उसकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, कितने परसेंट से, 41.4% से। आता कुठून आले हे नंबर, चला लिहून झालं का पहिले, नंतर लिहा ना। क्या राम, चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो कि सपोज क्रिटिकल वेलोसिटी है VC एंड VE का मतलब कौन है, एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इनके बिटवीन रिलेशन होता है VE इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ VC। अब हमने क्या लिखा कि अगर उस रिवॉल्विंग सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटी से फ्री करना है तो उसकी वेलोसिटी कितने परसेंट से इंक्रीज होनी चाहिए। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। यानी कि वेलोसिटी फाइनल कितनी बन रही है, √2 टाइम्स ऑफ VC। इनिशियली कितनी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी थी, रिवॉल्व कर रहा था ना, तो VC अपॉन इनिशियल कितनी है VC इंटू क्या बनेगा 100। अब इन दोनों में से VC कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फिर √2 - 1 इंटू, बट √2 मतलब कितना होता है 1.414 या फिर 1.41 - 1 इंटू 100। तो 1.41 - 1 मतलब 0.414 इंटू 100 मतलब कितना आ गया 41.4%। हेच लिहिलं होतं आपण। ठीक है, अब सेम वे एनर्जी के लिए, अब एनर्जी मतलब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, बॉडी एस्केप हो रही है मतलब हाफ ऑफ यम वी ई का स्क्वायर, इनिशियल मतलब वो रिवॉल्व कर रहा था तो कितनी बनेगी 1/2 इंटू यम इंटू वी सी का स्क्वायर। एंड ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी क्या बनेगा, देखो 1/2 इंटू यम इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू यम इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू यम इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से न्यूमरेटर में से 1/2 यम कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ठीक है। वी ई का मतलब कौन है, √2 टाइम्स ऑफ वी सी, उसका स्क्वायर क्या बनेगा, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी क्या बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ वी सी माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी सी स्क्वायर 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 इंटू 100। अगेन यहाँ पे क्या होगा वी सी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल, तो क्या बचा 2 - 1 1 1 इंटू 100 मतलब 100%, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी कितना लगेगा 100%, मतलब एनर्जी क्या होगी डबल होगी। हे असंच लिहिलं होतं आपण, कळलं आता, हे लिहायचं का, द्या मग। हे का, हे झालं, हे पण झालं, व्हेरी गुड, राईट डाऊन नेक्स्ट पॉईंट। याच्या पाठीमागचं बाकी अजून ये बाकी है अजून, ठीक है, चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। हमने सेम बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस की थी, लेकिन किसके लिए थी वो, फॉर द बॉडी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर थी। अब किसके लिए, बॉडी जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है, मतलब कौन है, रिवॉल्विंग सैटेलाइट। उसके लिए देखो ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में इस ऑर्बिट में ये बॉडी क्या कर रही है, अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन अगर यहाँ पे बॉडी परफॉर्म कर रही है तो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 इंटू यम इंटू वी का स्क्वायर। लेकिन वो जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तब उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब ये बनेगा वीसी। बट वीसी कितना होता है, रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। देखो सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है, जिसका मतलब होता है आर प्लस एच। चलो नेक्स्ट, ये वी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर हो गया, क्लियर। उसके बाद में सॉफ्टवेयर शांता बस, काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, ये पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू आर, क्लियर, कळलं का। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। हे कुठून आलं, हे माहिती आपल्याला अगोदरपासून। अब टोटल एनर्जी में ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो टोटल एनर्जी विल बिकम, हे बघा काय आहे, माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस 1/2 इंटू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, देखो 1 - 1/2
1/2, लेकिन 1 माइनस में था इसलिए ये बनेगी माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू आर। एंड टोटल एनर्जी आने के बाद हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग एट हाइट h। लेकिन सरफेस के ऊपर कितनी थी GMM अपॉन r थी, ये कितनी है GMM अपॉन, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो बॉडी है उसको एस्केप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, या रिवॉल्विंग सैटेलाइट है उसको एस्केप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिवॉल्विंग म्हणते सरफेस पे। चलो हो गया। लियान मग काय करता एवढा वेळ, अरे देवेश नेक्स्ट लीनियर वेलोसिटी तो हमने कैलकुलेट की, अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। अब रिवॉल्विंग सैटेलाइट है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला फिर से सर्कुलर मोशन से क्या बनेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर बनेगा, यानी कि यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू वी सी का फॉर्मूला था रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर इंटू क्या है 1 अपॉन आर। अगर इस आर को मुझे रूट के अंदर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया रूट ऑफ जी एम अपॉन आर क्यू। एंड इसके ऊपर से अगर मुझे पीरियोडिक टाइम चाहिए तो पीरियोडिक टाइम क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी इक्वल्स टू बनेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी एम अपॉन आर क्यू। एंड इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी इंटू एम, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर से पीरियोडिक टाइम, ठीक है। अब पीरियोडिक टाइम आ गया, पीरियोडिक टाइम के बाद में अगर हमें h निकालना है, h मतलब कौन, हाइट, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो t इक्वल्स टू क्या है 2 पाई, r का क्यूब है, बट स्मॉल r का मतलब कौन होता है r प्लस एच होता है, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। अब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो t का स्क्वायर बनेगा t स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू r प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। अब ये r प्लस एच को एक साइड में लेंगे तो अनदर साइड में जो टर्म्स रहेगी वो जी एम इंटू टी स्क्वायर, हे मल्टीप्लाई झालं डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब रूट लेंगे इस क्यूब को हटाने के लिए, तो ये बनेगा r प्लस एच इक्वल्स टू जी एम टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर रेस टू 1/3। एंड हमें h चाहिए था तो ये प्लस r अगर उधर भेज देंगे तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर रेस टू 1/3 माइनस ऑफ r, ये बन गई हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज t। म्हणजे एकच फॉर्मूला होता VC, उसके ऊपर से ओमेगा कैलकुलेट किया, ओमेगा के ऊपर से t कैलकुलेट किया, t के ऊपर से h कैलकुलेट किया। अब लास्ट पॉइंट बचा है इस सीक्वेंस का, लीनियर मोमेंटम। एवढं टेन्शन घेऊ नका, पीडीएफ टाकतो तुम्हाला सगळ्यांना। लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी कौन सी होगी
क्रिटिकल वेलोसिटी, वेरी गुड। तो P इक्वल्स टू क्या बनेगा, रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर अपॉन R। स्क्वायर रूट में लेके जाते टाइम इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम। एंड लीनियर मोमेंटम आ गया, मतलब अब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम। तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब होगा L इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर, बट v कौन सा होगा, vc, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो L इक्वल्स टू क्या बनेगा, m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r इंटू स्मॉल r। अब मास को अंदर भेजना है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। उसी तरह से रेडियस को अंदर भेजना है तो उसका भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर अपॉन आर है, मतलब क्या बचेगा सिर्फ, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर फॉर रिवॉल्विंग सैटेलाइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिवॉल्विंग सैटेलाइट। क्लियर। तो कल तक का पार्ट प्रिपेयर था सबका, सेम उसमें ऐड करके आज का पार्ट, एंड एज यूजुअल जो रेगुलर टाइम है उस टाइम पे आके ओरल देंगे। ठीक आहे, बट काल थोडासा इव्हिनिंगला इमर्जन्सी वर्कमुळे मी 1-1.5 तास नव्हतो इथं, त्यामुळे काही लोकांची कालची ओरल राहिलेली आहे, बट आज आहे, कळालं ना, तर आज कंप्लीट करा टास्क। हां, रोज इथून पुढं रेग्युलर सगळ्यांना कंपल्सरी नाही, मी सांगितलं ना आपल्याला 10-12 जण पाहिजे जे रेग्युलर करतायत त्यांना कंपल्सरी, बाकीच्यांचं बघू आपण हळूहळू जसं जमेल तसं करा। चलो, सो दिस ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज